एएमसी के हेड ऑफ एक्विटीज। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जो एक तरफ तो ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा वरीइंग है, यूएस में पीक आउट हुआ या नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन इस पे और रिसेशन कितना भयंकर आएगा, यूरोप में इश्यूज आ गए, और यहाँ भारतीय मार्केट जो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे थे, इनफैक्ट अभी भी गिरावट में भी वो कुछ खास नहीं गिरे कंपेयर टू ग्लोब। ये किस तरह की स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ आपको फैक्टर्स कैसी नजर आ रही है? क्या ये अर्निंग्स की स्ट्रेंथ है, क्या ये फ्लोज, डोमेस्टिक फ्लोज की स्ट्रेंथ है, या भारतीय बाजार वाकई काफी मजबूत है उसकी स्ट्रेंथ है? जी देखिए, इसमें 3 से 4 चीजें हैं जिसकी वजह से बाजार इस वक्त इतना मजबूत है। आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए कि इतनी मजबूती हिंदुस्तान के बाजारों में पिछले 9 महीने में क्यों देखी गई। सबसे अहम बात यह है कि आप इस वक्त विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके आप 6 से 7% की ग्रोथ की दरों से आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज नो अदर इकोनॉमी वैश्विक स्तर पे जो $3 ट्रिलियन होने के बावजूद 6 से 7% हर साल बढ़ने की हिम्मत रखती है। सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से यही है जो विदेशी निवेशकों को हिंदुस्तान की तरफ खींच के लेके आ रहा है। दूसरी चीज, जब हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले आपने भी देखा होगा कि चाइना, हिंदुस्तान, रशिया, ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, इन सब इकोनॉमीज के बारे में चर्चा एक साथ करी जाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर हमने देखा है कि चीन और हिंदुस्तान ही 2 ऐसे इकोनॉमीज रही हैं जिन्होंने आगे बढ़त दिखाई है। कहीं ना कहीं बाकी सब इकोनॉमीज बहुत पीछे छूट गई हैं। तो देयरफॉर जो विदेशी निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास जो उनके सामने रडार पे एक जमाने में 7 या 8 इकोनॉमीज हुआ करती थी, अब केवल उनके सामने 2 से 3 इकोनॉमीज हैं। और आखिरी पड़ाव पे अगर हम आते हैं, अब जब हम हिंदुस्तान को कंपेयर करते हैं चीन के साथ, तो चीन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ, एक तो जियोपॉलिटिक्स को चलते कुछ ना कुछ एंजाइटी है। कुछ उनकी खुद की पॉलिसीज ऐसी रही हैं कि जैसे उनके टेक्नोलॉजी कंपनीज के अगेंस्ट वो खुद रेगुलेशंस लेके आए हैं, जिसके चलते विदेशी निवेशक अच्छे खासे उनसे नाराज हैं। तो इन सब का फायदा हिंदुस्तान को हुआ है। सॉलिड इकोनॉमी है, हम ग्रोथ अच्छी है, हमारी पॉलिसीज फेवरेबल है, पॉलिसीज के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप नहीं देख रहे हैं, और ये सब के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं विदेशी निवेशक जो है हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरह सामने देख रहे हैं। आखिरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे पिछले 8-9 महीने बहुत अच्छे निकले हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि अगले 8-9 महीने भी हम सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट की तरह सामने आएंगे। अगर आप मार्केट्स को पढ़ें तो 3-6 महीने या 9 महीने एक बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है किसी भी चीज के बारे में जजमेंट लेने का। इकोनॉमी जरूर मजबूत है। कैन वी बी द बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द नेक्स्ट 9 months? आई विल नॉट हैजर्ड माय गेस हियर, क्योंकि हमारा प्रीमियम कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स इस वक्त कहीं ज्यादा है। तो कुछ ना कुछ करेक्शन अगर आता है तो मैं उसको बहुत नेगेटिवली नहीं लूंगा, बल्कि मैं ये समझूंगा कि कमिंग बैक टू द एवरेज लेवल्स इज अ हेल्दी साइन। अजय, ये बताएं कि वैल्यूएशन कैसे नजर आ रहे हैं आपको? FY24 में निफ्टी 1000 रुपए करता हुआ नजर आता है क्या, या 950 के आसपास? क्या मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हम 17,000 पे 17 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड आ गए? वैल्यूएशन सपोर्ट मिल सकता है क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म में बहुत कहना मुश्किल है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारी वैल्यूएशंस इस वक्त करीबन 15% ज्यादा है हमारी लॉन्ग टर्म एवरेजेस से। जून में जब हमने एक अच्छा खासा मार्केट में डिक्लाइन देखा था और वो एक लो पॉइंट बना था, उस वक्त हम केवल 5 से 7% ज्यादा थे कंपेयर टू आवर लॉन्ग टर्म एवरेजेस। अभी हम करीबन 10 से 15% ज्यादा है कंपेयर टू आवर लॉन्ग टर्म एवरेजेस। सो अगर आप खाली प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल को देखें तो जरूर मार्केट में एक गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हम जब प्राइस अर्निंग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, प्राइस इन द न्यूमरेटर और अर्निंग्स इन द डिनोमिनेटर। अगर अर्निंग्स जिस तरह से पिछले 1-2 साल हेल्दी रही हैं, पिछले साल तो बहुत ही ज्यादा मजबूत रही थी, अगर अर्निंग्स मोमेंटम हिंदुस्तान को मिलता रहे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन के चलते अर्निंग्स ग्रोथ भी इस साल ठीक ठाक रहेगी, अगर इसकी वजह से हमारी अर्निंग्स ठीक रही तो अपने आप
प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल आज से 2 या 3 क्वार्टर्स के अंदर एवरेज स्तर के आसपास दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, देखिए 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर एक बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है। हमारे निवेशकों को कम से कम 3 से 5 साल आगे के बारे में सोचना है। इक्विटी में निवेश करने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 5 साल की समय सीमा होनी चाहिए। आपको इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है मीडियम टर्म में, उसके बारे में आकलन लगाना जरूरी है। उसके बारे में कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है और उस कॉन्फिडेंस के चलते ही आपको बाजारों में निवेश करना चाहिए। राइट, बिल्कुल मिस्टर त्यागी, एक और चीज़, क्योंकि हम जो रीसेंट एडिशन और इंक्रीज इन स्टेक आपके पोर्टफोलियोज में देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंजम्पशन स्टॉक्स आपने नए ऐड किए हैं, चाहे बर्जर पेंट्स जैसे स्टॉक हो, टाइटन हो, एवेन्यू सुपरमार्ट्स हो, और होम इम्प्रूवमेंट की थीम हो, चाहे डायरेक्ट कंजम्पशन एफएमसीजी ब्रांड्स हो। इस स्पेस में आपका भरोसा बढ़ा किस लिए? क्या हम इस पर इसके पीछे रैशनल जान सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कंजम्पशन हमारे पोर्टफोलियो का हमेशा एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। ये केवल हाल फिलहाल की बात नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो को पिछले 3-5 साल भी स्टडी करें तो कंजम्पशन एक बहुत हमारे लिए कोर होल्डिंग रही है। इन्हीं कंजम्पशन स्टॉक्स में अगर आप देखें पिछले 8-9 महीने में अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स को ज्यादा पनिश किया गया है पिछले 8-9 महीनों में और वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इतनी गिरावट नहीं देखी गई है, बल्कि मैं कहूंगा बढ़त देखी गई है। और क्योंकि ये बिजनेसेस मूल रूप से हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, निजी आय बढ़ेगी, स्पेंड जो है हाउस होल्ड्स का बढ़ेगा टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजम्पशन, जिसके अंदर होम इम्प्रूवमेंट भी एक कैटेगरी है, जिसमें फूड एंड ग्रोसरी भी एक कैटेगरी है। तो मैं समझता हूँ कि पर कैपिटा इनकम, निजी आय की बढ़त की वजह से कंजम्पशन ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दशक में अच्छे खासे मजबूत रहेंगे। और इस क्षेत्र में जो भी मजबूत कंपनीज हैं, जिनका एक बहुत सॉलिड ब्रांड है, पोजीशनिंग है, मार्केट शेयर है, उसके चलते उनकी मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते उनके कैश फ्लो बहुत मजबूत रहते हैं, ऐसे व्यवसाय को हम हमेशा ढूंढते रहते हैं और उसमें निवेश करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो सब कंपनीज का नाम आपने लिया, पिछले 8-9 महीने में उनमें अच्छी खासी एक गिरावट देखी गई थी, तो हमें लगा कि ये अच्छा समय है इनके अंदर अपना एक्सपोजर बढ़ाने का, जो कि हमने किया। जी, इसके अंदर अपना एक्सपोजर आप बढ़ा नहीं रहे हैं, बढ़ाना नहीं चाहते? जी सॉरी, आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? जैसे अभी आपने कहा ना कि आपके कंजम्पशन वाले जगह पर आपको काफ़ी अच्छा लगा और आपने यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाया है, मैं थोड़ा उल्टा पूछ रहा हूँ आपसे कि किस जगह पर अभी भी आपको फियर लगता है और आप अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ाने वाले हैं? जी जी, थैंक यू। देखिए, जहां जहां पे ग्लोबल लिंकेजेस बहुत ज्यादा है, जिन क्षेत्रों की मैं कह सकता हूं कि फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वो ग्लोबल फैक्टर से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगी, प्रभावित रहेगी, वहां पे हमारा रुख थोड़ा सा नकारात्मक है। ग्लोबल सिक्लिकल्स हो गए, कमोडिटीज हो गए, एनर्जी क्षेत्र की कंपनियां हो गई, जहां पे भी ग्लोबल लिंकेजेस हैं वहां पे हमें थोड़ा सा हमारा व्यू नेगेटिव है। यूरोप के अंदर रिसेशन शुरू हो चुका है, यूएस रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, चाइना से भी जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, जिसके चलते मुझे लगता है ग्लोबल ग्रोथ जो है आने वाले 1-2 सालों में बहुत कमजोर दिखाई देगी। तो इन क्षेत्रों से हम थोड़ा अलग रहना चाहेंगे। राइट, ऑल राइट अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अजय त्यागी, यूटीआई एएमसी के हेड इक्विटीज। ये देखिए लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट बैठक हो रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और उसके इनपुट्स भी हम दिन भर आपको बताते रहेंगे। पीएसयू बैंक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फोकस ज़रूर रखना है, उनकी हालत बहुत बढ़िया हो गई है, कमेंट्री अच्छी आ रही है, आए दिन फाइनेंस मिनिस्टर खुद पर्सनली उनसे स्टेटस चेक लेती है, क्रेडिट ग्रोथ कैसी हो रही है, एसेट क्वालिटी कैसी है। तो आप समझ सकते हैं जब टॉप बॉस खुद काम पे लगा है तो उस स्पेस को आपको ज़रूर से ध्यान देना है। लेकिन